Hello dear students, welcome to Phoenix Education Channel. Today we are going to discuss about JEE PAVT. होपफुली पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपने किए होंगे उनका क्या क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक, पूरे अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द SN1 रिएक्शन। हमें पता है SN1 रिएक्शन क्या होती है। SN1 रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपके 2 ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही सबसे पहले ये वाला तो मैं इसको रॉन्ग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ओनली 1 सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके रेफरेंस में हमने यहाँ पर वो कर दिया है कि ये तो होगा ही नहीं। आगे चेक करते हैं ये वाली कंडीशन। देखो इस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब अगर हम बात करें किसी भी SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारी, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें मिलता है कार्बोकेटायन और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें मिलता है प्रोडक्ट। यही होता है SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन के अंदर जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये आपसे मेन प्रोडक्ट को बनाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर कर्व बनाने जाएं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। सेकेंड स्टेप फास्ट है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोकेटायन जो आपका बन रहा है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है जिसमें अगर ये मैं बोलूँ कि TS1 दिस इज TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, तो TS1 हैव हायर एनर्जी देन TS2। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। अगर मैंने इसको बोला कि ये TS1 है, ये TS2 है, तो यहाँ तो TS2 हमें ज़्यादा दिख रही है। सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोनों इक्वल है। और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है जैसा हमने बनाया है वो है, तो आवर आंसर इज डी। ठीक है, SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में बनेगा आपका कार्बोकेटायन एंड द सेकंड स्टेप में आपका बनेगा मेन प्रोडक्ट इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लो, जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्लास में बहुत बार पढ़ा है बेटा कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड करते हैं और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन, या फिर हम कहते हैं ब्रांचेस। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, बिकॉज ब्रांचेस बढ़ने पर सरफेस एरिया कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम है। फर्स्ट वाले कंपाउंड में आप देख सकते हैं आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, देर आर 3 कार्बन 1 2 3। सेकेंड वाले में 1 2 3 4, तो इसको तो हटा ही दो, इसका तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है। अब उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन Cl है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 कार्बन Cl है, 4 कार्बन Cl है। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर देखोगे आप तो इसमें एक ब्रांच दिखेगी और ये तो आपका टर्शरी वाला कंपाउंड हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होगी। तो मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है। दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, बिकॉज हम पहले ही देख चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन और ब्रांचेस। क्योंकि ब्रांचेस बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेस्टिसाइड DDT स्लोली चेंजेस टू DDT के बारे में हम जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ था इसका यूज़, मलेरिया और टाइफस के लिए हमने इसको काम में लिया था और बैन भी हो गया है। DDT स्टैंड्स फॉर पैरा पैराडाइज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए स्ट्रक्चर बनाकर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पर कंडीशन हमने दी एथेन वाली, एथेन के साथ यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग। तो अब आप देख रहे हैं डाइक्लोरो, 2 क्लोरो हैं, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल 1 2 3 ट्राइक्लोरो एथेन, ये दिख रहा है अपन को। आपको बोला स्लोली चेंजेस टू, अगर यहाँ पर स्लोली चेंजेस की बात करें यानी कि डीडीटी थोड़े टाइम बाद अगर कुछ कन्वर्ट कर सकता है तो क्या कर सकता है, यहाँ पर देखो बेंजीन से जुड़े Cl है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर 3 हैलोजन 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, एलिमिनेशन ऑफ HCl, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट कैन परफॉर्म डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ऐसा होने पर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो अब आपका जो कंपाउंड बन रहा है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। C पर आपका यहाँ हो जाएगा C6H5 और Cl, ऐसे ही यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ ये Cl। अब आप देख सकते क्या बन रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, अब ट्राई की जगह क्या हो गया, डाइक्लोरो, और एथेन की जगह पर हो जाएगा एथीन। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लोरेल एंड क्लोरोबेंजीन, ये तो होगा नहीं, क्लोरेल नहीं बन रहा है, क्लोरेल तो क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं तब बनता है। पैरा पैराडेज डाइक्लोरो डाइफिनाइल एथीन, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, पैरा पैराडेज डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिर उसके बाद डाइक्लोरोएथीन है, तो यहाँ पर डाइक्लोरो मिसिंग है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड वाले में एथेन दे रखा है, एथेन तो होगा नहीं। फोर्थ वाला चेक करते हैं, पैरा पैराडेज डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथीन, दिस इज योर आंसर, पैरा पैराडेज डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथीन, क्योंकि एक Cl वहाँ से हट चुका है तो अब ट्राइक्लोरो की जगह पर डाइक्लोरो आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें बोला है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय HI ऑन द रिएक्शन। यहां पर आपको एक कंपाउंड दिया है, देख सकते हैं कंपाउंड। इस कंपाउंड में HI की रिएक्शन करानी है, एल्कीन है, और जब भी एल्कीन आती है ना तो एल्कीन आते अपन सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि यार ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। कौन सी करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। GOC रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है हमने। एडिशन रिएक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, इन विच स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ना तो सीधा सा माइंड में क्या आता है, मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस, यानी कि जो नेगेटिव होगा वो वहां जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इफेक्ट अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हो तो पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, क्योंकि साइज में छोटा कौन होता है, प्लस होता है। प्लस का साइज छोटा है, एक H+ है, दूसरा I- है, एक तो छोटा सा चूहे जैसा और दूसरा इतना बड़ा हाथी जैसा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों में रेस लगेगी तो पहले कौन जीतेगा, चूहा आगे भागेगा, हाथी तो उठेगा ना, तब तक तो चूहा रेस खत्म कर देगा। वही चीज़ है। तो यहाँ पर HI की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बनेगा H+, दूसरा बनेगा क्या, I-। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन, इलेक्ट्रोफाइल H+, तो पहले अटैक करेगा कौन, H+। चलो कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड आपके पास जो है वो किस तरीके का है, इस कार्बन पर 3 CH दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, पहले अटैक करेगा कौन, अभी बोला कौन, H+। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H+ कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। नेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। H+ का अटैक हो गया। अटैक इस पे हुआ है किसका, प्लस का। मैंने बताया था बेटा एडिशन रिएक्शन में प्लस अटैक करेगा तो नेबर एटम पर प्लस बनेगा, माइनस अटैक करेगा तो नेबर एटम पर माइनस बनेगा। अभी अटैक कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है, सीधा सीधा इफेक्ट नेबर एटम पर पड़ेगा। आप कुछ भी करोगे ना तो आपका सीधा इफेक्ट आपके पड़ोसी पर जाएगा। आज घर के बाहर लाके होंडा सिटी खड़ी कर दो तो जितनी खुशी तुम्हें नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा दुख पड़ोसी को होगा, मर जाएंगे बेचारे जल जल के। ठीक है, तो आप कुछ भी करते हैं तो इसका इफेक्ट किस पे जाता है, नेबर एटम पर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में प्लस ने अटैक किया तो इफेक्ट कहाँ जाएगा, नेबर एटम पर। नेबर एटम कौन है, ये है। कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बना है जरा चेक कर लेते हैं।
CH3 CH प्लस यहाँ पर हो गया क्या CH3, कौन सा डिग्री है 2 डिग्री है बेटा। क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है? हाँ बन सकता है। मिथाइल शिफ्ट हो सकती है क्योंकि हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा अटैक करने वाला कौन है? आयोडीन है। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बड़े साइज की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, और जिसकी भी रिएक्टिविटी कम होगी ना उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि अटैक करने से पहले पोजीशन डिसाइड की जाएगी कि कहाँ पर अटैक होगा। अब यहाँ पर देखो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल बनने के चांस क्या है? 3 डिग्री है। मैंने मिथाइल शिफ्ट कर दिया क्या? मिथाइल शिफ्ट करने के बाद CH3 C पर CH3, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज CH3 एंड CH3। अब करा दोगे अटैक किसका? I माइनस का। I माइनस का अटैक हुआ तो CH3 C पर आ गया है I, CH3 CH3 अब उसके बाद चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। क्या पहले वाले में हो रहा है क्या? एक ही कार्बन पर 2 CH3 है, CH2I, इसने तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर दिया जबकि पेरोक्साइड दिया हुआ ही नहीं है। पहला वाला गलत। सेकंड वाले में दोनों CH3 एक कार्बन पर सीधा सीधा इसने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर दिया, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से बनाया है, जबकि मैंने क्या बोला 2 डिग्री से हम किसको 3 डिग्री को बना सकते हैं। हु इज़ मोर स्टेबल? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो जरा क्या यही आ रहा है क्या अपना आंसर भी? ऑप्शन बाद में देखे अपन ने पहले कंसेप्ट लगाया अपना, ठीक है। कंसेप्ट लगाने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन से आपका आयोडीन बन रहा है। कंपाउंड को देखेंगे, IUPAC नेम आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 पर आयोडो 2 पर मिथाइल है, तो फिर हम यहाँ कंडीशन दे सकते हैं क्या कि 2 पर और 3 पर मिथाइल हो गया और ये आयोडो हो गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाले में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर शिफ्टिंग का कुछ अलग ही कहानी बोल दी है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से हमने इसको दिया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है, बिकॉज एल्कीन की स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहली चीज़ तो एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके 3 रीजंस हमने लिखे हुए हैं। रीज़न है रेजोनेंस, रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन, रीज़न है अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन हमने देखा था कि ड्रास्टिक कंडीशन में या स्पेसिफिक कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकता है। और वो कंडीशन कौन सी होती है? अगर एरोमेटिक कंपाउंड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो या तो डोस प्रोसेस लगाओ, जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, या फिर अगर वो नहीं करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। बिकॉज अगर रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा होगा, वो क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो क्या हुआ? रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने पर रिंग पॉजिटिव हो गई। रिंग पॉजिटिव हो गई तो फिर उस कंडीशन में नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो सीधी सी बात मैं ऐसा कह सकता हूं भैया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ हेलोएरिन विल बी ईजियर, और जितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं उतना ईजी होगा। तो अब क्वेश्चन चेक कर, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। यहाँ पर कितने? एक NO2 ग्रुप जुड़ा है। NO2 का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है। यहाँ पर 2 NO2 है, यहाँ पर 3 NO2 है। साफ साफ आंसर समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो दिया है ना वो यही है। 1 2 3 4 लाइन से अरेंज करके पहले ही दिए हैं 1 2 3 4, यानी कि इसकी सबसे कम, क्योंकि इसके लिए तो आपको 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 300 ATM प्रेशर चाहिए, कॉपर या एसिड कैटलिस्ट चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी। यहाँ एक NO2 ग्रुप है। एक NO2 ग्रुप पे अपन ने बोला था कि 468 से 473 केल्विन के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। 2 NO2 ग्रुप हैं तो बेटा 368 केल्विन पर रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। 3 NO2 ग्रुप हैं तो यहाँ तो हमें NaOH भी नहीं चाहिए था, यहाँ तो हमने वार्म वाटर से रिएक्शन करा दी थी और क्या बना दिया था? पिक्रिक एसिड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 1 2 3 4। दिख रहा है क्या? दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई हुई है।
conditions of aromatic compound should be cyclic, compound should be planar, compound should follow Huckel's rule क्या होता है 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन का रूल होता है। यहाँ पर n आपका इंटीजर नंबर है, तो पहले तो कंपाउंड चेक कर लो क्या प्लेनर है कि नहीं है। इन सब में मैं चेक करता हूँ, तो पहले ऑप्शन में ये लो यहीं गड़बड़ है, क्या ये प्लेनर है क्या? ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, बाकी ये sp2 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 सब sp2 दिख रहे हैं, और यही महाशय sp3 होकर बैठे हैं यहाँ पर। तो एक तो ये गड़बड़ हो रहा है, नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद यहाँ पर चेक करें, ये तो फ्यूरेन है, इसको तो हम जानते हैं, ये फ्यूरेन होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आगे ये तो एंथ्रेसीन है, ये भी आपका हकल रूल फॉलो कर रहा है, ये भी आपका हकल रूल फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, स्पेसिफिक फ्रेगनेंस भी आती है। उसके बाद यहाँ पे ये भी प्लेनर है, देख लो आप, sp2 ये भी क्या sp2 कार्बोकेटायन है दोनों पर, इसका मतलब दोनों कैसे, sp2 कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड हकल रूल फॉलो करेगा। यहाँ पर n = 0 हो जाएगा, और n = 0 पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही एक है जो प्लेनर नहीं है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। क्लियर है? तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है। Presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and change it into reversible reaction? भैया ये irreversible reaction आपने बोला है कि ये मेथेन है, मेथेन की आयोडीन से रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यही बोला है ना, क्या कहा है, प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल इफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाएगी एंड चेंज इट इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर आपको मिल रहा है एक तो CH3I और एक HI। भैया ये जो HI है ना, इसको तो जानते ही होंगे, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रेड फास्फोरस और HI बहुत सारी रिएक्शन में हमने यूज़ किया है, एल्कीन के साथ भी यूज़ किया है, अल्कोहल के साथ भी यूज़ किया है। तो HI जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब इनमें चेक कर लो यार ऑप्शन में कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका प्रोडक्ट में बन रहा है। अगर ऑप्शन में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिया हुआ होगा तो वही आपका आंसर है, क्योंकि वो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को इफेक्ट करेगा। यहाँ पर अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा तो फिर उस कंडीशन में रिएक्शन इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, फिर ये इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3I और HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली क्या बोला है आपको यार, सिंपल सी चीज़ है, आपको बोला रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जो इस रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बना दे? तो उल्टा इफेक्ट देख लो ना, जब यहाँ पर आपको दिख गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनमें चेक कर लो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइपोक्लोरस एसिड ये तो वीक हो गया, लिक्विड अमोनिया ये तो बेस हो गया, यहाँ पर लुईस बेस की तरह काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम ये नहीं करता। डाइल्यूट HNO2 नाइट्रस एसिड है, भैया अगर इसकी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता ना तो फिर मैं कहता कि यार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कंसंट्रेटेड HiO3 ये पर आयोडिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन सब में अगर देखेंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर इस रिएक्शन में आपने HiO3 को यूज़ किया तो HI का इफेक्ट उल्टा पड़ जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो यही है हमारा आंसर कि कंसंट्रेटेड HiO3 आपको यहाँ पर अगर काम में ले लेंगे तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN1 मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म की बात की है, एक्टिविटी ऑफ SN1 बार बार लगातार हर बार बताते हुए आ रहे हैं कि SN1 के लिए एक्टिविटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव है बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। SN1 प्रोसेस में बेंजाइलिक आता है, फिर दूसरा आता है अपना एलाइलिक, फिर आता है 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। बेंजाइलिक और एलाइलिक तो पता ही है, मैंने बताया था। टोलुइन होता है बेंजीन रिंग पर CH3, एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन निकले तो बेंजेल, 3 हाइड्रोजन निकले तो बेंजो। उसमें हमने बोला कि टोलुइन से हाइड्रोजन निकलने पर बेंजाइल ने बेंजेल में बेंजो बजाया।
बताया था ना, टोलुइन यानी कि बेंजीन पर CH3, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजीन पर CH2, एक बॉन्ड खुला छोड़ दो, क्या हो गया, बेंजाइल हो गया। यानी कि ऐसा कुछ, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया अपना। इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल गया, एक और हाइड्रोजन निकल गया, तो अब जो बना वो क्या हो गया, बेंजेल हो गया। एक और हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला हमने, तो अब बेंजीन पर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन ही नहीं बचे, तो दिस इज बेंजाइल, ये हो गया बेंजेल, और ये हो जाएगा क्या, बेंजो। तो यही तो बोला था कि टोलुइन में से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, बेंजाइल ने बेंजेल में बेंजो बजाया। अब बेंजाइलिक हैलाइड की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है SN1 रिएक्शन के लिए, बिकॉज जब उसमें से Cl या हेलोजन निकलेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा जो रेजोनेंस परफॉर्म करता है। एलाइलिक, एलाइलिक के लिए डेफिनेशन आपको पता है कि भैया हेलोजन जुड़ा होगा sp3 कार्बन से, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, और वो कार्बन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। हेलोजन तो जुड़ा होगा किससे, sp3 से, और वो कार्बन जुड़ा होगा किससे, डबल बॉन्ड से। बेंजाइलिक में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड बेंजीन का होता है। आप देखो ना कि यहां हेलोजन जुड़ा होगा sp3 कार्बन से, लेकिन वो कार्बन जुड़ा होगा किससे, बेंजीन रिंग से, तो बेंजाइलिक हो गया। ऐसे ही हेलोजन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, लेकिन वो कार्बन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, तो ये हो गया आपका एलाइलिक। अब यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। ये लो, पहला ही ऑप्शन आपको एलाइलिक मिल गया, दूसरा ऑप्शन आपको हेलोएरीन मिल गया है। भैया यहाँ से तो Cl आप हटा ही नहीं सकते जनरल कंडीशन में, 3 रीज़न है। ये रेजोनेंस करता है कि नहीं, रेजोनेंस करता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो फिर कहाँ से आप Cl को हटा पाओगे। आप कह रहे हो कि सिंगल बॉन्ड तोड़ना है हमें, सिंगल बॉन्ड तो नहीं टूट रहा, ऊपर से डबल बॉन्ड और बन रहा है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं होगा SN1 रिएक्शन के लिए। आगे चलते हैं, ये भी विनाइल ग्रुप हो गया। क्या विनाइल ग्रुप से हेलोजन हटाओगे क्या, sp2 कार्बन है, स्टेबल कंडीशन है, ये प्राइमरी है। अब सीधा सा दिख रहा है कि यार सबसे फास्टर कौन होगा, प्राइमरी तो SN1 के लिए सबसे पीछे भाग रहा है, प्राइमरी तो SN1 के लिए क्या हो रहा है, सबसे पीछे भाग रहा है, तो योर आंसर इज एलाइलिक, ये एलाइलिक क्लोराइड वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला देखेंगे, क्लोरोबेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है। तो भैया ऐसी कितनी रिएक्शन पढ़ी है हमने कि जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, यहाँ पर ड्राई ईथर भी होता है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, सोडियम है, ड्राई ईथर है, तो ये तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है जिससे एल्काइल बेंजीन बनेगा। लाइन से पढ़ी हुई अपन ने, वुड्स रिएक्शन, हेलो एल्केन, सोडियम, ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, मिक्स वुड्स रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट हेलो एल्केन, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। फिटिक रिएक्शन, हेलो एरीन होगा, सोडियम होगा, ड्राई ईथर होगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक हेलो एल्केन होगा, एक हेलो एरीन होगा, तो दिख गया क्या, एक हेलो एल्केन है, एक हेलो एरीन है, तो कौन सी वुड्स फिटिक रिएक्शन, ए के साथ ढूंढ लो कौन है, ए के साथ 2 है। आगे चलते हैं, बी, बी कौन है, देखो क्या है, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम है, ड्राई ईथर नहीं लिखा लेकिन डाल देना, अगर नहीं डाला तो क्या, सोडियम आग लगा देगा, क्योंकि सोडियम यही कहता है कि जिगर में बड़ी आग है। ठीक है, इसलिए सोडियम का ध्यान रखना, उसकी आग को ठंडा करना है अपन को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोरोबेंजीन फिटिक रिएक्शन है क्या, फिटिक रिएक्शन के लिए क्या, फर्स्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि भैया अपन को पता है एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन, ये रहा बेंजीन, ये रहा डाई एजो, ये रहा क्लोराइड, साथ में दिया है Cu2Cl2, कॉपर सॉल्ट, S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेंडमेयर, S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेंडमेयर, यानी कि BDC की जो रिएक्शन है अगर उससे हेलो एल्केन या हेलो एरीन बन रहा, सॉरी हेलो एरीन बन रहा है तो वो आपकी सेंडमेयर रिएक्शन है। तो C के साथ ढूंढ लो सेंडमेयर, तो C हो गया 4। उसके बाद अगली रिएक्शन है C2H5Cl NaI, ये तो नाई एसीटोन वाली रिएक्शन हो गई यार, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये तो फिल्केनस्टीन रिएक्शन है। फिल्केनस्टीन रिएक्शन के लिए डी के साथ आ गया है आपका 3rd, तो D3। अब उसके बाद चेक कर लो A2B1, A2 किस में आ रहा है, A2 एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यानी कि बाकी को तो छोड़ दो आप। फिर उसके बाद B1 भी इन दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद C4 कहाँ आ रहा है, C4 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर है आपका
C4 और D3, क्योंकि C है, C तो सेंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है, C कोई फिल्केंस्टीन रिएक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको बेंजाइलिक क्लोराइड दे दिए, और बेंजाइल तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सारे ही बेंजाइल बोल दिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बेंजाइलिक होता है, एलाइलिक होता है, कि ठीक है सर लो अगला क्वेश्चन बेंजाइलिक का डाल दिया, कोई बात नहीं, हम कहाँ डरते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो 3 पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं। भैया अगर SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो SN1 रिएक्शन, सॉरी मेटा गलत बोल गया मैं, पैरा है ना, पैरा होता है। SN1 रिएक्शन के लिए अगर एक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो पैरा पोजीशन पर जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे। अब पैरा पोजीशन पर कौन होना चाहिए? अगर EDG हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा SN1 एक्टिविटी के, और EWG हुआ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा SN1 एक्टिविटी के। EDG EWG तो बचपन से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं भैया NO2 कौन सा है, ये तो EWG है, ये क्या है, ये EDG है, ये क्या है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। कौन सा ऑर्डर बोला है आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो आप चेक कर लो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला EDG पैरा पोजीशन SN1, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा आपका B। फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये दोनों का इफेक्ट तो क्या है? उल्टा इफेक्ट है, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को छोड़ो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो B के बाद आएगा D। चेक कर लो, सबसे हाईएस्ट B, फिर उसके बाद D। अब इन दोनों में से सबसे आगे कौन आ रहा है? B कहाँ है? B कहाँ है? B कहाँ है? ये रहा B, यही आंसर है अपना। पहले B आएगा, फिर उसके बाद D आएगा। अब इन दोनों में आप जानते हैं कि Cl और NO2 में किसका इफेक्ट ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 का ज़्यादा होता है, Cl का कम होता है। तो B आ गया, D आ गया, उसके बाद C आएगा, उसके बाद A आएगा, ठीक है। SN1 एक्टिविटी ऑर्डर ये हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर डाइक्लोरोबेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने पहले ही बताया था, सबसे सिंपल सी चीज़। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जैसे आप देखते हो ना मॉलिक्यूलर वेट, और फिर उसके बाद साइड चेन या ब्रांचेस देखते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज़ देखी जाती है पैकिंग एफिशिएंसी, कि उसकी पैकिंग कितनी है, किस तरह से। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके पास हो सकते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आती है, वो अभी अपने नहीं है, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी को अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को अगर आपको बताना है तो आप यहाँ पर चेक कर लो सिमेट्री। पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखनी है तो सिमेट्री चेक कर लो, जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ऑर्थो, मेटा और पैरा सबसे अच्छे से जमा हुआ कौन है? पैरा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो पैरा होगा। तो इन ऑप्शंस में जहाँ पर पैरा ज़्यादा है उनको पकड़ लेते हैं। एक तो ये यहाँ पर पैरा ज़्यादा है, और एक ये यहाँ पर पैरा ज़्यादा है, तो इन दोनों को तो हटा ही दो। पैरा की सिमेट्री सबसे ज़्यादा होती है तो पैरा की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, और पैरा की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आएगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं अपन ऑर्थो और मेटा की। ऑर्थो और मेटा में जब आपका काम सिमेट्री से नहीं हो रहा, दोनों की सिमेट्री सही नहीं है, जब काम सिमेट्री से नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। पहली चीज़ तो हम क्या देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट में? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या देखेंगे? सिमेट्री। अब पैकिंग एफिशिएंसी से समझ में नहीं आ रहा है अपन को, तो फिर दूसरी चीज़ हमने क्या बोली है? पैकिंग एफिशिएंसी के अलावा ऑर्थो और पैरा के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा भैया मेल्टिंग पॉइंट भी उसी की ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पता लगाएं यार इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसका ज़्यादा है? वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो डाइपोल मोमेंट देख लो। डाइपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब आप चेक करते हैं कि मेटा और ऑर्थो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ रिजल्टेंट ये हो गया। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इधर रिजल्टेंट ऑब्वियसली थोड़ा कम आएगा। एंगल देख लो ना यार, जब एंगल आप देख रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा?
ऑर्थो का। तो पैरा के बाद कौन आएगा? ऑर्थो। फिर उसके बाद कौन आएगा? मेटा। तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा पैरा का, उसके बाद हो जाएगा ऑर्थो, उसके बाद हो जाएगा मेटा। चेक कर लेते हैं, इन दोनों को अपन ने सेलेक्ट किया था ना, तो पैरा के बाद यहाँ पर क्या आ गया है? मेटा आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं है, तो अब बचा कौन? ये। तो पैरा देन ऑर्थो देन मेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर आपका आंसर डी आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले BDC दिया है और फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन बोल दी है वापस। तो पहली स्टेप में जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो तो हो गया है ब्रोमोबेंजीन। आगे चलते हैं, आपको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाला है और हमें पता है कि मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डालने पर बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये बन गया MgBr। ठीक है, उसके बाद आगे बोला H2O। अरे भैया ये रिएक्शन तो बहुत बार कर चुके हैं अपन के, जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो 1 एल्काइन हो, बिकॉज वी नो दैट 1 एल्काइंस आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है। बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर क्या पहुंचा दूं मैं? पॉजिटिव हाइड्रोजन, और पॉजिटिव हाइड्रोजन पहुंचाया तो बन जाएगा बेंजीन MgBrOH। और भैया मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, ज़ेरेविटिनोव्स रिएक्शन। क्लास में ज़ेरेविटिनोव्स रिएक्शन के बारे में बताया था। क्या होती है वो रिएक्शन? जिसमें हमने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाता है तो उसको हम ज़ेरेविटिनोव्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा हो रहा है, एल्केन तो नहीं बन रहा लेकिन प्रोसेस वही है। ये ज़ेरेविटिनोव नहीं है, बेंजीन बन रहा है यहाँ पर, लेकिन प्रोसेस वही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिसाइड करने की रिएक्शन होती है ज़ेरेविटिनोव्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पर BDC था, BDC से फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? सैंडमेयर रिएक्शन की है, ब्रोमोबेंजीन बनाया है। हेलो एल्केन या हेलोरीन, जब जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एक्टिव हाइड्रोजन उस पर जाके जुड़ जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि C6H5 MgBr, तो C6H5 माइनस है, इस पर आ गया H प्लस, तो क्या बन गया? बेंजीन। तो फिर आपका आंसर क्या हो गया भैया? आपका आंसर हो गया ये बेंजीन, क्योंकि ये फिनोल तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा। यहाँ पर फिनोल के लिए तो वार्म वाटर के साथ जो अपन करते हैं, अगर हाँ ये नहीं होता बीच में मैग्नीशियम और ड्राई ईथर तो बन जाता। यहाँ पर फिनोल नहीं है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, सेकंड स्टेप में बनेगा, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज बेंजीन। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं आगे क्या है। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सीधा सा दिख रहा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो sp3 है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या डबल बॉन्डेड sp2 से जुड़ा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, एलाइलिक है। कौन सा है? एलाइलिक है, बिकॉज एलाइलिक की डेफिनेशन यही होती है कि हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बट दैट कार्बन इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड और sp2 कार्बन। बेंजाइलिक में हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बट दैट कार्बन इज कनेक्टेड विद बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। विनाइलिक नहीं है, बेंजाइलिक नहीं है, एराइल नहीं है। बेंजाइल और विनाइल तो पता ही है, ये रहा विनाइल ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए था, नहीं है। बेंजाइलिक नहीं है, अभी डिस्कस किया अपन ने। एराइल अगर डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होता तो एराइल होता, तो फिर बचा कौन? एलाइलिक हैलाइड, और पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था तो कि एलाइलिक है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपना। Which of the following is not formed by the reaction of chlorine on methane in sunlight? Free radical substitution reaction, specific reaction of alkane which is completed in the presence of sunlight। करके देख लेते हैं कि मेथेन है अपने पास, यहाँ से मेथेन की जब क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमने क्या किया है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। भैया बन जाएगा CH3Cl, बन जाएगा CH2Cl2, बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, बन जाएगा CCl4 ऑल्सो नोन एज पायरीन, और बन जाएगा एथेन। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, बस काफ़ी है।
इतने सारे बना तो दिए, अब क्या है देखो, चेक करो। बोला है कि क्या नहीं बनेगा। पहला CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बन रहा है। क्लोरोफॉर्म पता है आपको, क्लोरोफॉर्म बहुत एक्टिव कंपाउंड होता है, हवा में खुला नहीं छोड़ते हैं। अगर हवा में खुला छोड़ दिया तो क्लोरोफॉर्म विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन। फॉस्जीन पॉइजनस गैस होती है, बताया था ना क्लास में। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल, डार्क ब्लू कलर की बोतल में भरकर रखा जाता है सनलाइट से बचाने के लिए, और फुल भरकर रखते हैं ताकि थोड़ी भी खाली अगर रही तो उसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन से तो बचाना है। फॉस्जीन टॉक्सिक गैस है, पता चला पेशेंट को क्लोरोफॉर्म सुंघाने लगे और टिकट कट गया, तो वो नहीं करना है अपन को, है ना। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म बन रहा है, CH3Cl बन रहा है, CH3CH3 ये भी बन रहा है। अब क्या नहीं बन रहा, प्रोपेन। क्या प्रोपेन बना गया इसमें कहीं रिएक्शन में, देखो नहीं बना ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि यही तो पूछा है कि क्या नहीं बन रहा। बनने को तो 5 कंपाउंड बने, लेकिन क्या नहीं बन रहा, प्रोपेन नहीं बन रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर इन एथिलीन, ये तो एथिलीन एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आने पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और वैसे भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन देखने का तरीका बता रखा है, 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप फॉर्मूला लगाओ x = 1/2v+m-c+a। आयंस के लिए जनरली अपन ये यूज़ करते हैं, 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखा था अपन ने। और वो नहीं तो फिर सीधा सीधा लगाओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ऐसा करने पर आंसर आएगा आपका 3। एल्कीन, एल्कीन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। करेक्ट आंसर इज बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट आते हैं, द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ऐसा कंपाउंड जिसमें sp भी हो और sp2 भी हो। चलो चेक कर लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन तो भैया एल्कीन है, एल्कीन में तो आपके sp3 और sp2 मिलेंगे, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। प्रोपाइन, प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन में तो sp3 और sp मिलेंगे, हमें तो sp3 तो बोला ही नहीं है। अगला प्रोपाडाइइन, प्रोपाडाइइन ये होता है भैया प्रोपाडाइइन, दिस इज कम्युलेटेड डाइइन। प्रोपाडाइइन ऑल्सो नोन एज एलीन, इसको एलीन भी बोलते हैं, एलीन फैमिली होती है। एल्काडाइइन 3 टाइप के होते हैं भैया, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है कम्युलेटेड, एक होता है आइसोलेटेड। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सिग्मा बॉन्ड, दैट इट विल बी कॉन्जुगेटेड। अगर दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं, इट विल बी कम्युलेटेड। और 2 पाई बॉन्ड के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड है तो आइसोलेटेड। पाई बॉन्ड देख लो, पाई बॉन्ड के बीच में अगर एक सिग्मा आ रहा है तो कॉन्जुगेटेड। बेंजीन भी तो कॉन्जुगेटेड होती है ना। 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा है तो कॉन्जुगेटेड है, कोई सिग्मा नहीं है तो कम्युलेटेड है, और 2 या 2 से ज़्यादा सिग्मा है तो आइसोलेटेड है। कम्युलेटेड इसमें सबसे कम स्टेबल होती है, ठीक है। और हमारा आंसर भी यही है, प्रोपाडाइइन। क्या बोला है आपसे, एक तो चाहिए कौन sp, एक चाहिए कौन sp2। आप देखो ये वाला कॉर्नर वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इधर का कोना पकड़ो sp2, बीच वाला sp, क्योंकि देख लो आप यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, 2 ही तो सिग्मा आ रहे हैं, और 2 सिग्मा मतलब 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल मतलब क्या sp। इसका मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इसके रेफरेंस में जाएगा प्रोपाडाइन। अगला जो है नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं, प्रोपाडाइन हमारा आंसर आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इन द रिएक्शन ऑफ HCl, an alkene reacts in accordance with the Markovnikov rule to give product 1-chloro-1-methyl cyclohexane। 1-chloro-1-methyl cyclohexane ये प्रोडक्ट दिया है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। द पॉसिबल एल्कीन इज, आपसे पूछा है कि इसकी पॉसिबल एल्कीन क्या होगी। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए अगर आपको पॉसिबल एल्कीन चाहिए तो सीधा से यार बीटा एलिमिनेशन कराकर चेक कर लो। ये क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा का नेबर इसका ये बीटा, एक ये बीटा, लेकिन ये तो दोनों सेम है तो इसको छोड़ दो, एक ये बीटा। एल्कीन बनाकर देख लो, यहाँ से हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक एल्कीन तो ये होगी और दूसरी एल्कीन आपकी ये होगी। सेजेव रूल के अकॉर्डिंग मेजर ये है,
ठीक है। और आपसे पूछा है कि कौन सी एल्कीन, क्या पूछा है आपसे, कौन सी एल्कीन से बन सकते हैं, तो इन दोनों से बन सकते हैं। ऑप्शन में देखो ए दिया हुआ है, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बी दिया हुआ है, इससे भी बन सकती है, तो थर्ड आ गया आंसर, ए एंड बी दोनों, इन दोनों से बन जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। सेजेव रूल के हिसाब से अपन ने एल्कीन बना दी है, तो ये हो गया आपका, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3-methyl pentoin on reaction with HBr in the presence of peroxide form an addition product, the number of possible isomers। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 3-methyl pentoin, चलो 3-methyl pentoin कौन सी बड़ी बात है अपने लिए, यहाँ पर कंडीशन है 3-methyl pentoin, क्या यही है क्या, देख लो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 पर आपकी कंडीशन आ गई, 3 पर क्या है, मिथाइल है, हो गया। आपको बोला है किससे रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विद HBr, इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है भाई करा दी। फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सॉरी पेरोक्साइड भूल गए थे, या पेरोक्साइड लग गया, पेरोक्साइड लग गया मतलब कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जिसको आप खैरेश इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, गिव एन एडिशन प्रोडक्ट, चलो इससे एडिशन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मार्कोनिकोफ का उल्टा कर दो, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है भाई, यहाँ पर भेज दिया, यहाँ आ गया Br, यहाँ हो गया CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोमर्स इन द प्रोडक्ट, पॉसिबल स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स जब काम आता है, नाम आता है, मेरे दिमाग में आता है एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन तो यहाँ पर नहीं बन रहे हैं अपने, हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की। ज्योमेट्रिकल एल्कीन देती है, साइक्लो एल्केन देते हैं और ऑक्सीम देते हैं, उन तीनों में से तो कुछ भी नहीं है, तो बात बची किसकी, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या चेक करूँगा, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन देखते हैं, क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, देख सकते हो आप, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है Br, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़ा हुआ है H, और एक ये पूरा ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, कायरल कार्बन हो गया। अगला वाला भी कायरल ही है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, इधर जुड़ा हुआ है C2H5, एक जुड़ा हुआ है H, और एक ये पूरा ग्रुप, 2 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन। हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियोमर के लिए 2 की पावर n, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए भी यही देते हैं, 2 की पावर n, जिसमें n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाता है। तो भैया 2 की पावर 2 यानी कि आंसर आ गया मेरा 4। 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, आप चाहें तो वो भी बनाकर चेक कर सकते हैं अपन इसके, 4 ऑप्टिकल आइसोमर। देखो किस तरीके से, ये देखें यहाँ पर ऊपर जुड़ा हुआ है आपका CH3, फिर उसके बाद है HBr, ये लगा दिया मैंने Br, ये हो गया H, उसके बाद अगला वाला कायरल कार्बन आ गया, नीचे जोड़ देता हूँ क्या, CH3, उसके बाद एक है H, एक है CH3, दोनों ग्रुप इधर है, इसका मिरर इमेज बना दो, 2 बन जाएंगे, मिरर इमेज बनाते, Br और CH3 दोनों इधर हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक बार Br इधर छोड़ दो, CH3 इधर कर दो, फिर उसका मिरर इमेज बना दो, हो जाएंगे आपके एनिंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स करके जो बनते हैं ना अपने, वैसे 4 कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको यहाँ पर बोला है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड दिया है, रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भैया सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है ना, तो सबसे सीधी चीज़, डबल बॉन्ड तो नहीं टूटता, यानी कि एडिशन रिएक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन कराता है, और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन के लिए डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एडिशन नहीं हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड का नेबर, एक तो ये रहा, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाँ है, इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया, डबल बॉन्ड को मत छेड़ना, प्रोडक्ट को बना देना। उसके अलावा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन एक ये, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, यहाँ पर एज इट इज़ हमने मिथाइल जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया आपका Br। अब आपको बोला है द मेजर प्रोडक्ट, अब सीधी सी बात है यार, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 3 डिग्री से बन रहा है,
वही ऑर्डर फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल जो कार्बोकेटायन फॉलो करते हैं। जैसे कार्बोकेटायन में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आप क्या बोलते हैं, 3 डिग्री है, ठीक उसी तरीके से आपका जो फ्री रेडिकल है 3 डिग्री वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये है हमारा, ढूंढ लो कहीं मिल रहा है क्या, पहला वाला तो नहीं है क्योंकि पहला वाला तो माइनर प्रोडक्ट हो गया, यही है, एक ही कार्बन पर CH3 और उसी पर Br दिखाई दे रहा है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगला ऑप्शन जो है वहाँ पर तो CH3 के ऊपर जाकर जोड़ दिया है, वो कंडीशन नहीं होगी, और यहाँ पर दोनों Br भी जोड़ दिए और डबल बॉन्ड भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज B। ठीक है, आगे चल लेते हैं। सेक्शन B आ गया है। अब छोटे मोटे से न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन या थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी यहाँ पर अपन को। हाउ मेनी मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स एथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन कैन फॉर्म फ्रॉम NBS विद NBS, यहाँ पर आपको बोला है। तो देख लो भैया, आपको सबसे पहले तो जो कंपाउंड है वो ये है, क्या बोला है, एथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन, एथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन रिएक्टिंग विद NBS। NBS मैंने बता रखा है आपको, NBS स्टैंड्स फॉर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये रहा आपका एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या काम करता है, क्या काम करता है, ब्रोमो देने का काम करता है, इजीली Br को एलिमिनेट कर देता है। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स एथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन कैन फॉर्म विद NBS। NBS के साथ कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन। मोनो ब्रोमो है ना, ध्यान देना, मोनो ब्रोमो कंडीशन है, तो एक तो साइक्लोहेक्सेन के साथ ये भी डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, NBS डबल बॉन्ड नहीं तोड़ता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर जो कार्बन है इस पर जुड़ जाएगा एक Br आपका, वही ढूंढ लो वापस एलाइलिक पोजीशन। अब इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन दोनों सेम हैं, क्योंकि जब नंबरिंग करोगे इसके इधर जोड़ दोगे तो उधर नंबरिंग कर दोगे, और इसके इधर जोड़ दोगे तो इधर, तो एक ये हो जाएगा और दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा। हो गया क्या, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है आगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स काउंट नहीं करने हैं। तो फिर इस कंडीशन में आपके यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो वो दोनों आपके सामने हैं। तो आंसर हो गया इसका 2। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन DDT। DDT में सिग्मा और पाई बॉन्ड है, बनाकर देख लेते हैं। चलो, ये रहा अपना DDT, ये कंडीशन है। उसके बाद हमने यहाँ पर दे देना है एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन भी यहाँ पर हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे जब आप काउंट करने बैठेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड दोनों मिला के आपका आंसर आ जाना है 35। चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। अब उसके बाद ये जैसे यहाँ पर 8 9 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 12 हो गए। फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी काउंट करने बैठेंगे, सारे काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 35। क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं अगली कंडीशन में। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर विच गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर कहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो ये ग्रुप हो या फिर जिनमें ये वाला ग्रुप हो, या तो मिथाइल कीटोन हो या फिर मिथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पहला तो यहाँ पर मिथाइल कीटोन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर ये नहीं देगा। यहाँ पर मिथाइल कीटोन दिख रहा है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर नहीं है, इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर देखते हैं तो ये मिथाइल दिख रहा है हमें CH के साथ, तो ये वाला ग्रुप दिख गया, ये भी देगा। यहाँ पर चेक करते हैं कीटोन पे मिथाइल है क्या, इधर CH2 है, इधर CH है, मिथाइल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। तो टोटल कितने दे रहे हैं, 3, तो
आपका आंसर होगा बेटा 3। 3 कंपाउंड या 3 ग्रुप ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियोमेरिज्म आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन का आपको मोनोक्लोरिनेशन कराना है और आपको बताना है कि कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन और इसका कराना है मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है भाई, करा देते हैं मोनोक्लोरिनेशन। और कितने स्टीरियोमर्स बनाने हैं अपन को तो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मोनोक्लोरिनेशन हमने कराया, एक तो 3 डिग्री वाले पर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन के साथ, तो CH2CH3 एक ये हो जाएगा। 1 डिग्री पे करा दिया, 3 डिग्री पे करा दिया, तो अब 2 डिग्री को भी क्यों छोड़ रहे हो, 2 डिग्री पर भी करा देते हैं। यहाँ पर 2 डिग्री पर कराया हमने, तो ये हो गया CH3। क्या कहीं पर कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। यहाँ पर तो कोई कायरल कार्बन नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 CH3 दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर कायरल कार्बन है? हाँ, तो देख लेते हैं। एक तो है CH3, एक है आपका C2H5, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ये ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप हो गए, दैट मीन्स इसमें कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 स्टीरियोमर्स मिलने वाले हैं। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। ये Cl है, ये CH3 है, H है, ये पूरा ग्रुप है, इसका मतलब कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन है तो यहाँ पर भी आपके स्टीरियोमर्स मिलेंगे। आपको सिर्फ स्टीरियोमर्स पूछा है, तो 2 + 2 दैट मीन्स आंसर आपका हो गया क्या? 4। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। लोन पेयर मांगे हैं भाई। लोन पेयर तो अपन को पता है, नाइट्रोजन पर होता है 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर होते हैं 2 लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 3। ये हो गया आपका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला चलते हैं, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स डज अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये तो ग्लूकोज दे दिया। ग्लूकोज में तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो एक डबल बॉन्ड होगा। फिर भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कभी कभी कंपाउंड देखकर आपको समझ में ना आए कि क्या है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2 प्लस 1। नाइट्रोजन तो इसमें है नहीं। कितने कार्बन है? C6 यानी कि 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि ये 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन इसमें है नहीं। एक हो गया आपका 1 के साथ फॉर्मूला, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें कितना होगा? 1 होगा। तो योर करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। In the molecule CH3C triple bond CCH double bond CH2, the maximum number of carbon atoms arranged in linearly is। लीनियरली भाई, लीनियर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के रेफरेंस में ये और आपको बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो जब आप इसको बनाते हैं तो ये 4 कार्बन जो है, ये चारों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज 4। यहाँ पर लीनियर कार्बन मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अबव कंपाउंड। ये तो आपका साइक्लोएल्केन हो गया, और साइक्लोएल्केन हमें पता है कि सिस और ट्रांस देता है। ये जो आपके सामने बना हुआ ये क्या है? तो सिस है। इसको ट्रांस कर दो, एक CH3 ऐसे, ये लो CH3। आप यहाँ पर अगर शो करना चाहे तो इसको इस तरीके से, एक CH3 ये दे दिया, एक CH3 ये दे दिया। ट्रांस कंडीशन वाली आप इस तरीके, या फिर अपना जो वेज डैश बॉन्ड है, सबसे सिंपल तरीका, आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग एथेन विद एक्सेस ऑफ Br2 इन डिफ्यूज्ड सनलाइट इज। आपको यहाँ पर बोला है एथेन की रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन से करानी है। एथेन reacting with bromine
डिफ्यूज्ड सनलाइट। भैया यहाँ पर जब आप रिएक्शन करते हैं तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ मोनो। चलो मोनो बनाते हैं, तो CH3CH2Br, ये हो गया मोनो। डाई बनाते हैं, तो डाई बनाने के लिए हमने कहा कि CH2Br, ये हो गया। इसके अलावा डाई ज़रूर थोड़ी ना ऐसे ही बने, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं। ये डाई ब्रोमो हो गया आपका, दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगली कंडीशन में ट्राई बनाते हैं, तो ट्राई बनाने के लिए हम क्या करें कि जैसे यहाँ पर 2 Br हमने जोड़ दिए हैं, ठीक है, और 1 Br यहाँ पर जोड़ दिया, ये कंडीशन कुछ ऐसे हो गई। CH3, ये हो गया आपका ट्राई ब्रोमो। अब ट्राई ब्रोमो वाली कंडीशन है तो ये बनाई है हमने ट्राई ब्रोमो। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है। ट्राई ब्रोमो आप और कैसे दे सकते हैं, एक ही कार्बन पर 3 Br लगा दो, तो CH3C और ये हो गया आपका 3 Br। तो ट्राई ब्रोमो की भी 2 पॉसिबिलिटी हो गई। चलो टेट्रा चेक कर लेते हैं। टेट्रा बनाने के लिए ये मैंने दोनों कार्बन पर 2-2 Br जोड़ दिए, पर ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा हो। एक कार्बन पर 3 और एक कार्बन पर 1 Br वाली पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। तो ये हो गया आपका टेट्रा वाली कंडीशन। अब उसके बाद पेंटा, तो पेंटा के लिए एक कार्बन पर 3 और दूसरे कार्बन पर 2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद हेक्सा की भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 6 ब्रोमो आपने जोड़ दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं, ठीक है बेटा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था PABT फर्स्ट का। बहुत सिंपल पेपर था। आई होप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। क्लास में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कराया हुआ था। फिर भी जो भी क्वेश्चंस आपके गलत लगते हैं या कहीं किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ऐप के लिए या यहाँ पर चैनल जो है उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच।